हेलो एंड वेलकम। एसे लिखते समय स्टूडेंट्स को अक्सर ये समस्या होती है कि उसके बॉडी को कैसे डेवलप करें, इंट्रोडक्शन को कैसे लिखें। और इसके बारे में मैं आपको इस सीरीज़ में गाइड करता आ रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन लिखना भी एक कला है, एक आर्ट है, क्रिएटिव राइटिंग का। और बॉडी को भी डेवलप करना एक समझ पे निर्भर करता है। तो देखिए, बॉडी डेवलप करने में जब आप मुझे कहें मैं टीचर हूँ और ऐसे टॉपिक दे दिया, उसके बाद मैं गूगल करके बहुत अच्छा से लिख दूँ, तो वो अपने जगह, आप इस पे परेशान मत होइए। इस देखना है कि हमें ऑन द स्पॉट क्या डिलीवर कर पाते हैं। तो मैं, जैसा कि मैंने पिछले लेसन्स में आपको बताया था कि एक अच्छा एसे और स्कोरिंग एसे लिखने के लिए बहुत ज़रूरी और पहला स्टेप जो होता है कि सही टॉपिक का चुनाव। अगर आपने सही टॉपिक चुन लिया तो आप आसानी से उसको अच्छा से डेवलप कर सकते हैं। लेकिन सही टॉपिक को जज कैसे करें? ऐसा होता है कि जितने भी टॉपिक हैं उसमें कुछ ना कुछ तो आता ही है। तो उसको आपको समझने के लिए मैंने एक टेक्निक बताया था कि आप उस पे हर टॉपिक में कितना क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। ये आप देखिए। और उनमें से आप एक केवल आंसर को छोड़ भी दें तो जिस टॉपिक पे आप ज़्यादा क्वेश्चन जनरेट कर पाएंगे, वो अपने आप में माना जाता है कि आपका कहीं ना कहीं माइंड में वो फ्रेम है, इसलिए आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका ये होता है। अगला स्टेप ये भी हो सकता है कि उनका जल्दी से आंसर को विजुअलाइज कर लें। तो इट टेक्स हार्डली मिनट्स, है ना। तो वो करके आपने एक अच्छा सा टॉपिक चुन लिया। अब उसके बाद चलते दूसरा स्टेप जो शुरू होता है कि कैसे इस एसे को डेवलप करें। हर कोई चाहता है हम बेस्ट एसे लिखें, कोई नहीं चाहेगा कि ख़राब लिखें। तो आपको बेस्ट पे नहीं जाना, आपको जाना चाहिए कि हमारा जो टॉपिक है उसमें आप इंटरेस्ट लो कि आपको क्या लगता है। जैसे कि पिछले सैटरडे को हमने जो टॉपिक पूछा था ऐसे में टेस्ट सीरीज में कि मैरिज टेक्स क्रिटिकल टेस्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस। विवाह जो है मनुष्य की सामाजिक बुद्धि का एक महत्वपूर्ण परीक्षा लेता है, ये टॉपिक। अब आप इस टॉपिक को देखेंगे तो क्या लिखा जाए, छोड़ दें हम उतना। इंट्रो मैंने हमेशा कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन को सबसे लास्ट में विजुअलाइज करिए लिखते समय, पहले उसके बॉडी की तरफ चलते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विवाह, सामाजिक बुद्धि और उसकी क्रिटिकल टेस्ट, तीन ही बात है ना। तो सबसे पहले समझा देना है आपको पहले में कि सामाजिक बुद्धि का मतलब क्या होता है, सामाजिक समझदारी का क्या मतलब होता है ना। उसको अलग डेफिनेशन नहीं, उसका मतलब समझाना है आपको। ये ध्यान रखना है, कई लोग जैसे साइकोलॉजी का स्टूडेंट हो तो वो अपना लिखना शुरू करेंगे, भाई रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ये दिया। वो अपने थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन आपको अपने एक सामान्य भाषा में उसको समझाना है कि सामाजिक बुद्धि का मतलब क्या हुआ। जैसे एक जो नॉर्मल जो हम बुद्धि और इंटेलिजेंस टर्म यूज़ करते हैं तो देखते हैं कि किसका लॉजिकल पावर कितना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कैसा है ना, जजमेंट पावर कैसा है, ये समान है। लेकिन एक ये ट्रेडिशनल रूप में जो एकेडमिक एरिया में होता है, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे चीज़ें हैं जिसको मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सामाजिक बुद्धि और समझदारी की। कि कई लोग किताबों को अच्छे समझते हैं, इक्वेशन को अच्छा समझते हैं, लेकिन लोगों को कम समझते हैं, कंटेक्स्ट को कम समझते हैं, सोशल कंटेक्स्ट को कम समझते हैं। तो उसके उसमें उस क्राइटेरिया में भी देखें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें सामाजिक समझदारी और बुद्धि अच्छी होती है। तो इसी को कहा जाता है सामाजिक बुद्धि। कि भाई एक आदमी बहुत गुस्से में है, आप उससे आर्गूमेंट किए जा रहे हैं, सामाजिक बुद्धि तो नहीं। तो इसको आपको क्लियर कर देना है, उसको है एलोबरेट। अब आपको देखना है कि मैरिज क्या है। तो जाहिर बात है, मैरिज तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस के रूप में देखें, एक रिलेशंस के रूप में देखें, तो जहाँ पे दो लोग साथ में आते हैं, है ना। एक इसका एक बड़ा पर्पस भी है कि एक कहते हैं कि जनरेशन्स भी इंश्योर होता है भाई कि उससे दो लोग आते हैं, एक फैमिली बनाते हैं और एक बच्चों का लालन पालन भी करते हैं। तो पूरा जो कहते हैं ना जेनेटिक मटेरियल को भी पास करने का तरीका है। और चूँकि ह्यूमन ऑफस्प्रिंग या बच्चे अकेले तो सर्वाइव कर नहीं सकते, तो ये मैकेनिज़्म भी बनाया गया कि भाई समाज में मैरिज करना है और बच्चों को बड़ा भी करना। तो एक है कि खुद का एक लव है, पैस कंपैशन है और जिम्मेदारी है, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर और डायनेमिक्स है मैरिज। ये तो जानते हैं आप, सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो इसके बारे में हमने लिखा, लेकिन अल्टीमेटली जो मैरिज है वो सामाजिक बुद्धि की मांग करता है। कैसे?
तो इसको भी आपको थोड़ा अब समझाना है, क्योंकि मैरिज आपको बता दिया, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। लॉजिकल स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल, कि देखिए आप बोला कि मैरिज जो है सामाजिक बुद्धि का एक महत्वपूर्ण क्रिटिकल टेस्ट लेता है, कैसे? तो आप बताएंगे ना आप, कि पहले तो आपने बताया कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ऑब्वियस है, मैरिज का मतलब सब समझते हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा विस्तार से समझाएं कि मैरिज का पर्पस है और उसके पर्सपेक्टिव कई एंगल है ना। मैरिज को केवल ये नहीं देखना चाहिए कि ट्रेडिशनली आ रहा है इसलिए कर रहे हैं, एक सोशियोलॉजिकल एंगल से भी देखिए आप चीज़ों का। ऐसा कर लिया आपने, बता दिया। अब ये देखिए कि मैरिज जो है उसको सामाजिक बुद्धि का है। अब आ रहे हैं मेन बॉडी पे, लॉजिकली आप बढ़ेंगे ना, तो मेन बॉडी पे जब आएंगे तो आप लोग को क्या लिखना होगा, यही ना कि देखिए मैरिज तो बहुत एंगल को देखेंगे। कई मैरिज हैं जो स्थिर रहते हैं, उनमें प्यार भी बना रहता है, और कई मैरिज हैं उनमें क्राइसिस भी आता है, टॉक्सिक। तो कोई भी ऐसा मैरिज नहीं हो सकता कि वो एकदम कूल हो या एकदम टॉक्सिक हो जाए अचानक से। ये डिपेंड करता है कि दो लोग साथ आ रहे हैं, दो लोग एक साथ आ रहे हैं, यानी दो माइंड, दो हार्ट, दो कल्चरल बैकग्राउंड से भी आ सकते हैं अलग अलग, तो उनको लेकर वो साथ है। तो कैसे कहते हैं कि सामाजिक बुद्धि पर निर्भर करता है। कपल जो है, जो जो लोग आपस में पति पत्नी हैं, जो जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, है ना, और क्लैरिटी से करते हैं, ऑनेस्टी से करते हैं, है ना, एक दूसरे के कम्युनिकेशंस को स्कोप देते हैं, सुनते हैं, दे लिसन एक्टिवली, है ना, एंड दे कम्युनिकेट क्लियरली। क्या रिसर्च बताती है? रिसर्च तो यही बताती है, आप कोट करें बड़ा रिसर्च या नहीं, लेकिन यही तो है, ये सब ऑब्वियस है कि उनमें अस्थायित्व ज़्यादा है। उस मैरिज में कहते हैं दोनों का स्पेस होता है और कम्युनिकेट करते हैं, तो वो मैरिज जो है थोड़े कूल होते हैं, है ना। हमने ये नहीं कहा कि कोई मैरिज एक ऐसा है कि परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। कहा कि लेकिन कम्युनिकेशन एक सामाजिक बुद्धि का बहुत बड़ा भाग है, कि आप अपनी जो इश्यूज़ हैं तो कम्युनिकेट करते, तो आप कम्युनिकेशन बनाए रखें। जो लोग कम्युनिकेट नहीं करते, आप समझिए कि वो बहुत बड़ा इशू है उनके साथ। तो इसको भी डिस्कस करना है पूरी चीज़ें, जैसे भी आप इंटरपर्सनल रिलेशन में भी देखें कि कम्युनिकेशन गैप होने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो विवाह में तो और मैरिज में तो बहुत बड़ा ये इशू है। उसी तरीके से आप दूसरे जो आप फैक्टर है उसको ले सकते हैं। जैसे अब आएगी सामाजिक बुद्धि का, सोशल इंटेलिजेंस का इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ ओवरलैप है। देखिए ना, किताबों में कुछ लोग अच्छे नहीं हो, मैथ में अच्छे नहीं हो, लेकिन वो दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरीके से समझते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति को हर्ट फील कर रहा है, तो उसको समझने की क्षमता अगर दूसरे में नहीं है, तो ब्लंट है। अब आप इसमें इंसिडेंट दे सकते हैं, जैसे कि मैं अपने कई आसपास में देखा हूँ कि ये एनेक्डोट्स है जो आप ऐड कर सकते हैं बीच में, जो अपनी बात को कहने के लिए, कि कई बार इतना ज़्यादा मतलब इमोशनली इनसेंसिटिव हो जाते हैं लोग, कि वो अगले क्यों वो ऐसा हर्ट फील कर रहा है उसको नहीं समझ पाते, और अपने को प्रूव करने में लगे रहते, मैं सही, मैं सही। इस हालत में क्या होता है, टॉक्सिक हो जाती है चीज़ें, है ना, जो बहुत ही आसानी से जुड़ सकता, रिपेयर हो सकता था। दो लोग अलग अलग दिमाग के लोग हैं, दो लोग जब हैं, दो मतलब दो इंसान जब पास में हैं, तो दो अलग है ना। उसको एक होने का मतलब कि उसके कुछ तो हम रेगुलेट करने वाली पावर हो। तो एक एम्पैथी बहुत बड़ा, कि एक दूसरे की भावनाओं की समझ और कद्र, जो रिस्पेक्ट जो है, वो कहते हैं कि लव रिलेशन, तो लव इज रूटेड इन रिस्पेक्ट। तो जब तक आप उसकी भावनाओं को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो वो रिलेशन, मैरिज जो है वो दिक्कत में आएगा। क्योंकि मैरिज ऐसा तो नहीं कि कोई आप किसी होटल में ठहरे कुछ देर के लिए, ये तो ऐसा है जो साथ चलना है। बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मूड भी लोगों को बदलते हैं, एज के साथ बदलाव भी होता है ना। तो आप देखेंगे सेक्सुअलिटी तो एक ऐसी चीज़ है जो यंग में हार्मोनली कनेक्ट कर दे, तो मैरिज नहीं भी है तब भी कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो बेस नहीं हो सकता। बेस एक दूसरे के प्यार और रिस्पेक्ट में रूटेड ज़्यादा है, तो एम्पैथी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के निकल के आता है। अब जैसे उसी में आप देखेंगे कि कई लोग थोड़े अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाते हैं उसी तक। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
आपका हस्बैंड या कोई वाइफ बहुत गुस्से में है, उस समय आप आर्गूमेंट किए जा रहे हो, आपको क्या कहा जाएगा कि आपको इतनी समझ नहीं है कि अगले का अभी स्थिति, मेंटल स्टेट इमोशनली ऐसा नहीं है कि आपके लॉजिक को वो समझ पाए, वो रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे में सबसे अच्छा चीज़ क्या होता है कि थोड़े साइलेंस को मेंटेन कर लेते। इम्पल्सिव और गुस्सा ये वायलेंट है, ये इंस्टिंक्टिव है, जानवर भी करते हैं, साथ में रह लेते हैं तो क्या मैरिज कर लेते हैं। इंस्टिंक्ट तो जानवरों में भी होता है। ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा खासियत है कि वो पास आते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और एक ऐसा वैल्यू सिस्टम बनाया है जो इसको रेगुलेट करता है। तो आप समझ पा रहे हो कि कहाँ तक हम जा रहे हैं। हमने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इन सब पॉइंट्स है कि सामाजिक बुद्धि का देखिए क्या रोल है इस मैरिज में। आप कुछ देर के लिए कन्फ्लिक्ट भी होगा, कन्फ्लिक्ट को पॉइंट में ले आ सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस भी कर सकते हैं। लोग जो है आपने देखा होगा कि जिनमें सामाजिक बुद्धि होती है वो कन्फ्लिक्ट को समझते हैं कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। जैसे एक हस्बैंड वाइफ आपस में किसी बात पे लड़ाई हो गई, कन्फ्लिक्ट तो होगा क्योंकि देखिए दोस्तों में लड़ाइयाँ होती है, जहाँ कहीं भी दो लोग हों वहाँ हो सकते हैं। कन्फ्लिक्ट एक सोशल फिनोमिना है, रियलिटी है। तो मैरिज में भी कन्फ्लिक्ट होगा किसी बात पे, पैसे कम आ रहे हैं सैलरी में, तुमने ज़्यादा खर्च कर दिया, तुम्हें ब्यूटी पार्लर में क्या जाने की ज़रूरत है फलाने की, तुमने मोबाइल में क्यों इतना होता है, ये होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट को जो सामाजिक रूप से समझदार हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट को समझने की क्षमता ज़्यादा होती है कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा है। और कुछ लोग जो है उस इमोशंस में गाइडेड होते रहते हैं, कुछ इमोशन की वजह को समझते हैं कि इमोशन गुस्सा आ क्यों रहा है। तो ये भी एक सामाजिक बुद्धि का बात, जैसे मैंने कम्युनिकेशन बोला है ना, इमोशनल इम्पैथी बोला, इम्पैथी वर्ड ही लिख सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पावर बोला, ये सब सामाजिक बुद्धि का ही भाग है ना। तो इसको आप लेके चले कि अब आप मोटे तौर पे अगर आपने देखा होगा कि आपकी शादी अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड के लोगों से होती है। आसपास के देखिए ऐसा कभी नहीं होता है। नेहरू जी की शादी हुई कमला नेहरू से तो दोनों में बड़ा हो रहा है। महात्मा गांधी का देख लो, अल्बर्ट आइंस्टाइन का देख लो, डाइवोर्स होने के बाद वो स्थिति। तो ये सामाजिक बुद्धि में ये है कि कन्फ्लिक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि कन्फ्लिक्ट, हमने ये साबित नहीं करना है कि मैरिज एक हेवन में बना हुआ है। आइंस्टाइन का ही स्टेटमेंट मैं बताता हूँ कि यह सामाजिक रूप से जो बुद्धिमान लोग हैं, परिपक्व लोग हैं, वो कहते हैं जो रिलेशन वर्क नहीं कर रहा है, डिस्टर्ब रिलेशन है, जहाँ पे मरने मारने पर हमेशा ऐसे लगता है ये वर्क नहीं कर रहा है, वहाँ पे अलग अलग रास्ते ले लेना ही अच्छा ही हो। ये भी एक सामाजिक बुद्धि का भाग है कि डिस्टर्ब रिलेशनशिप इज अ बिग सोर्स ऑफ स्ट्रेस, वो दोनों का लाइफ हेल करके रख देगा। तो किसी भी कारण से शादी हो गई हो, आजकल आप देखते हैं कि शादियाँ तो हमारे इंडिया में अरेंज मैरिज भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उनमें तो ये होता है कि भाई कि इनके पास क्या धन संपत्ति है, क्या है इनका पोजीशन पावर, क्या है, लड़का क्या करते हैं, ये इससे शादी हो गई। लेकिन अगर लड़के में इस तरह का ये है कि वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है अपने लाइफ पार्टनर का, जो पार्टनर है, आपको लगता है कि वो मैरिज स्थायी होगा या वो मैरिज नाम का मैरिज रहेगा, उसमें कोई वैसा समझ लीजिए कि एक सूखा हुआ फूल जैसा आप लगा के रखे हुए, तो वो उसमें वार्मथ नहीं होगा, है ना। आप कहोगे कि पाकिस्तान में कहावत है कि बच्चे नहीं हो तो अधिकांश मैरिज टूट जाएंगे, होता है। मनुष्य का स्वभाव है कि शुरुआत में यंग में हारमोनियली बॉन्डेड होते हैं, ज़मीन बेच दें, आसमान बेच दें, बहुत ही शेरो शायरी कहते हैं तुम्हारे लिए। लेकिन जैसे जैसे उनका हार्मोनल लेवल कमता है, जैसे जैसे रियलिटी जब वास्ता बढ़ता है, तो वो हार्मोन सब नहीं जोड़ के रखता है। अब हमारी बुद्धिमानी, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति समझ, कॉम्पेटेबिलिटी, वो जोड़ता है। अब आप जान रहे हैं कि कई बार एक व्यक्ति के अंदर कुछ कमियाँ हो तो साथ रहते रहते आप जान लेते हैं कि इनके अंदर प्लस ये है माइनस ये, गुस्सा ज़्यादा आता है, या अगर आप उसको नहीं समझ पाते, बार बार उसी चीज़ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो टॉक्सिक ही बना रहता है। तो इन सब पॉइंट्स को अगर आप ये देखें, अगर मान लीजिए अब देखोगे हम लोगों की या कई शादियाँ बहुत पहले हो गई, तो उनमें जिस परिवेश से कोई आ रहा है आपके लाइफ, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल हम बराबर में हो।
आज के युवा वर्ग में ये बहुत बड़ी समस्या है कि वो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, विदाउट कंसर्न फॉर कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज, जो भी है। हम दोनों साइड से बोल रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे, या उसका सेंसिटिविटी नहीं है। अब एक रूरल बैकग्राउंड से कोई आने वाली लड़की को आप एक्सपेक्ट करेंगे अर्बन तरीके से वो फिट हो जाए, सब कुछ कर ले। अरे वो भी एक इंसान है, उसका भी एक अपना एक पर्सनालिटी होगा, है ना। वो आपको क्यों लगता है कि 100% वो अडोप्ट? तो ये चीज़ को आपको लेके चलना है कि सामाजिक बुद्धि का एक बहुत बड़ा भाग होता है कि हम अगले को समझें, उसके उसकी जो कमियां हैं उसको, एक फिलोसफर ने कहा कि अच्छे रिलेशन में क्या है कि आप जो है कमियों के साथ एक्सेप्ट करिए। परफेक्ट भगवान तो जैसे ना रामचंद्र जी, सीता जी, ये तो आएंगे नहीं, तो ह्यूमन बीइंग में कमियां तो होंगी, तो उनको आप साथ में लेकर एक्सेप्ट करिए। ठीक है, बहुत अच्छा बोल है उन्होंने। तो वैसे ही है कि देखिए सामाजिक बुद्धि का कुछ मैं एग्जांपल दिए जा रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को आप अगर आप देखेंगे तो क्या लगता है कि बहुत बड़ा रोल हो जाता है, होता है ना। अब आप इसको ऐसे समझे, और मैंने यहाँ बोला कि अब जब ये सब चीज़ें नहीं वर्क कर रही हैं तो सामाजिक बुद्धि ये भी कहता है कि कौन से परिवेश में मैं अनफिट हूँ। सामाजिक रूप से समझदार व्यक्ति को ये पता है कि अगला इंसान क्या चाह रहा है, उसका क्या इशू है, उसका फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, इसको जज करने की पावर रहती है। और अकॉर्डिंगली वो अपने को देखो, एबिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस, ये बुद्धि की एक सामान्य परिभाषा है, वो कहीं भी फिट हो जाता है। एनालिटिकल इंटेलिजेंस में भी फिट होता है, और कि आप जब किसी से मिल रहे हैं और लगता है कि इनको थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो आप अपने को टेलर कर लेते हैं उनके अनुसार, ये सामाजिक बुद्धि का भाग है। और हम ये नहीं कहते कि हमेशा झुकने की बात, टेलर कर लेते हैं, कहाँ हमको करना है कहाँ नहीं करना है। हो सकता है वैल्यू से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो उस हालात में ये बुद्धिमानी है कि आप अलग हट जाते हैं, है ना। मरने मारने से अच्छा है कि आप डाइवोर्स होकर अलग हो, तो वो एक बुद्धिमानी ही होता है। लेकिन इस इशू पर कि एक दूसरे को समझ नहीं पाए, और तुम ही तुम हो और मैं ही मैं हूँ, ये अलग हो गए, तो एक दूसरे को नासमझी में जो चीज़ें होती है ना, दैट इज़ वेरी, दैट रिफ्लेक्ट दैट यू डू नॉट हैव एडिक्वेट लेवल ऑफ सोशल इंटेलिजेंस। तो इसको आप थोड़ा सा समझिए कि इसको, इन सब चीज़ों को दायरा में लेके लिख सकते हैं। कई लोगों को बहुत देरी से लग रहा होगा कि आपने इंट्रो तो बताया नहीं, ये सब बताया जा रहा है। इंट्रोडक्शन देखो कई तरीके से है। मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया कि आप एनेक्डोट भी यूज़ कर सकते, लघु कथा कोई भी, कि भाई कोई कपल के बारे में बता दिया कि देखिए कैसे उसके इशू हुआ। कोई कोट से स्टार्ट करते, मैंने पिछली बार में तो आपको एक स्टोरी लैब पे बताया था, मैं अभी कोट पे बताता हूँ। कोई भी ले लो आप, बहुत सारे लोगों ने बड़ा अच्छा अच्छा दिया है। जैसे मैं जो आइंस्टाइन का पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा कि हालांकि उन मैरिज दूसरा किया है, पहले वाले से के बारे में बताया गया था कि उनकी माँ ने कहा कि इस लड़की से मत शादी करो क्योंकि वो तुम्हारे बराबर इंटेलिजेंट है, तो ये नहीं हो। अब इसका क्या इम्प्लीकेशन है आप समझना। लेकिन क्या, दूसरे में उनकी शादी हुई और फिर नोबेल प्राइज़ भी मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन हम यहाँ पे ये बताने, उनका एक स्टेटमेंट है कि अ हैप्पी मैन मैरीज अ गर्ल्स ही लव्स, यानी जो खुशी है, जो एक खुशी हैप्पी मैन है, वो उस लड़की से प्यार, जिससे उससे शादी कर जिससे वो प्यार करता है। अ हैप्पियर मैन लव्स अ गर्ल ही मैरीज। और ज़्यादा खुशी और इंसान वो है जो उस लड़की से प्यार करना शुरू कर देता है जो अ, जिससे वो शादी करता है। आप समझ पा रहे हैं? हम इसी से स्टार्ट कर देते हैं। देखो ये कि हम जो है जो हमारे जीवन में आया है शादी, उससे प्यार कर सकते। एक ने बोला कि प्यार हो जाता है या करना पड़ता है। इंडियन फिलॉसफी तो पूरी इसी से कदे करना पड़ता है, क्योंकि पूरा अरेंज मैरिज का पूरा कॉन्सेप्ट है कि लव एक फर्स्ट साइट वाला अपना कॉन्सेप्ट है, और ये जो है ना एक आयोजन है। मतलब कि आप रिलेशन में आते तो प्यार होता ही है, आपको करना पड़ता है कि ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं इनसे तो प्यार करती नहीं, तो ये एक मॉडर्न फिलॉसफी में चलता है आजकल।
लेकिन आप जानोगे कि ये ऐसा नहीं है। आज पूरी इंडियन सोसाइटी को देख लो, कल्चर को देख लो, तो अगर ये झूठ होता तो इस समय सर्वाइव ही नहीं करता इतने समय तक। कि ज़रूरी नहीं है कि आप शादी से बाद प्यार नहीं करते। तो वो आइंस्टाइन ने भी बोला है यही बात। तो इंडियन कल्चर की नहीं, वो आप देखो कि जर्मनी और बाद में यूएसए जगह इंसान ने भी यही स्टेटमेंट दिया है। तो हम लोग जो है बेवकूफ़ नहीं है, इंडियन में भी वही माइंडसेट था कि ऐसा भी हो सकता है कि हम शादी के बाद प्यार करें, और कम उम्र में शादियाँ होती थी पहले, तो ये तो और भी लाजमी हो जाता। तो मैं इस कोटेशन से जैसे शुरू कर दिया हूँ, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। अब आप इसमें क्या दिक्कत होगी, देखिए ज़रूरी नहीं कि हर बार हम एक ही जैसा स्टार्ट करें, वो डिपेंड करता है आपका क्या कन्वीनियंस है, समझ क्या है। और इसके बाद जब आप इस केसी को नीचे की तरफ ले जा रहे थे, फिर मैं इंट्रो बता दिया, मैंने बॉडी बता दिया कि किस तरीके से सामाजिक बुद्धि, मैरिज, उन दोनों को ये क्रिटिकल टेस्ट कैसे लेता है ना। रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काले पर पहुँचाए। तो इसमें बोला धीरज यानी पेशेंस, धर्म ड्यूटीफुलनेस, मित्र फ्रेंड एंड नारी, मतलब यहाँ पे लाइफ पार्टनर की बात हो रही है। तो यहाँ पे विमेन तो दिखा दिया, लेकिन मेल और मेल दोनों की बात हो रही है कि अपने 4 चीज़ों की पहचान विपत्ति के समय में होती है और करनी चाहिए। तो उसमें एक लाइफ पार्टनर, तो क्राइसिस के टाइम में जैसे इमोशनल है कि कोई आदमी, किसी को क्राइसिस है, कोई बीमार हो गया है या कुछ उनके बैकग्राउंड में, इन लॉज के यहाँ कुछ ऐसे हुए, उस समय आप अपने को थोपे जा रहे हैं। यू शुड बी सेंसिटिव टू द नीड ऑफ द अदर पर्सन ऑल्सो, तब वो रिलेशन बैलेंस होता है। अदरवाइज क्या होता है कि आप तो अपनी, मैं तो कैसे कर सकता हूँ, मेरे साथ अपनी समस्या है, इस तरीके से आप बोलना शुरू करते हैं, तो वो टॉक्सिक होता चला जाता है। आज थोड़े से अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, अमेरिकनाइजेशन, ये सब चीज़ें हैं, इसके कारण से चीज़ें काफ़ी बदली है और लोग में थोड़ा पेशेंस घटा है। लेकिन जो मैरिज की जो पूरी फ़िलॉसफ़ी है, पूरी जो सोशियोलॉजी है, पूरी जो साइकोलॉजी है, वो यही है जो मैं बता रहा हूँ। और आप इसको सोशियोलॉजिक्स के व्यू से भी लिख सकते हैं, साइकोलॉजिकल कोई थ्योरी से भी सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, फ़िलॉसफिकल कोट से भी कह सकते हैं। लेकिन जो इस ऐसे की जो कहता हूँ ना कि माइंड, बॉडी एंड सोल, तो सोल जो आत्मा है इसकी, वो यही है कि किस तरीके से ये होगा, इसको आपको बता देना है और फाइनली उसको कंक्लूड कर देना है। कितना सिंपल है। तो अब मुझे लगता है कि ये जो आपने समझा, उसको आप अपने अपने शब्दों में, अपने अपने तरीक़ों से लिखेंगे, पहुंचना तो वहीं है जहाँ पे पहुंचने के लिए कहा गया है आपको। आपको बताना ही यही चीज़। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ गए हों। अब है कि अगर आप नए स्टूडेंट देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमें ऐसे में कोई गाइड करे और हमारे पेपर को इवैल्यूएट करे, तो एक बेस्ट तरीका है कि फीडबैक से आप सीखते चले जाओगे। तो आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपको ये सब जो चीज़ें मैं दूसरे को अभी जो करंट में स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बना रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ और इसको मैं ओपन रख रहा हूँ कि जिससे कि नए स्टूडेंट भी इसको समझ पाएँ कि क्या अप्रोच हो सकता है। और शायद ये भी एक मोटिव है कि हम लोग एडवर्टीज़मेंट नहीं करते हैं ब्यूटीफुल माइंड का, तो ऑर्गेनिकली लोगों तक पहुँचता है, तो लोग इस तरीके से हमारे बारे में जानते भी हैं। तो इसका एक ये भी एंगल है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। मिलेंगे अगले एसे में और उसके डिस्क्रिप्शन और उसके एनालिसिस के साथ। और आपको अगर कुछ इसमें जानना है, समझना है, हमसे कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।